Hello everyone, welcome to Literature Lighthouse. I'm back with another lecture that is really very helpful for LT grade mains. So today in this class I'm going to discuss very important question that can be asked in your exam also. So the topic is the grapes of wrath. यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आप लोग पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाइए। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जब आप सिलेबस आप प्रिंट आउट आई होप आपने निकाला होगा, तो सभी नॉवेल के सामने उसका पब्लिकेशन ईयर जरूर लिख लें। और इसके बाद अगर उस राइटर को कोई प्राइज मिला है, सपोज दैट जॉन स्टीनबेक को मिला है 1962 में नोबेल प्राइज, वो आप नोट करेंगे। पुलित्जर प्राइज मिला है इस नॉवेल के लिए उन्हें 1940 में। पुलित्जर प्राइज एक साल के बाद मिलता है, जैसे द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1952 एंड इसको पुलित्जर प्राइज मिलता है 1953 में। तो ये आपको याद रखना है। ओके, और सभी राइटर्स जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है या पुलित्जर प्राइज मिला है, आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के वहीं पे लिख लीजिए, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इस नॉवेल की सेटिंग है ओक्लाहोमा से कैलिफोर्निया का जो माइग्रेशन होता है उसको दिखाया गया है। तो ओक्लाहोमा के स्टार्टिंग में सेटिंग है और बाद में कैलिफोर्निया में। ठीक है, माइग्रेट करते हैं सभी लोग। ये ग्रेट डिप्रेशन के टाइम की कहानी है। ओके, 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ओके, और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। डस्ट बाउल भी होते हैं, डस्ट बाउल ट्रायोलॉजी का एक हिस्सा है। बहुत बड़े तूफान आते हैं जिसके कारण जितने भी लैंड्स है वो सारे इनफर्टाइल हो जाते हैं। डस्ट के कारण वहाँ पे क्रॉप उगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, जिसके कारण लोगों के पास जो एम्प्लॉयमेंट था, जो जॉब थी, जो वर्क था, वो खत्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोन लिया है उन्होंने बैंक से, जिसे वो पे करने के लिए एबल नहीं है, और अब बैंक भी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इस वजह से मजबूरी में सभी लोगों को जाना पड़ता है ओक्लाहोमा से कैलिफोर्निया। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बैकग्राउंड याद रखना है। ग्रेट डिप्रेशन का टाइम है 1930s का। लिटरेरी मूवमेंट रियलिज्म या नेचुरलिज्म से ये रिलेटेड है। रियलिज्म आपको याद रखना है, जो चीज जैसी है उसे वैसा ही दिखा देना। नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है, इसमें मिडिल क्लास फैमिली मेन होती है, मतलब मेन कैरेक्टर्स मिडिल क्लास फैमिली होते हैं। पॉवर्टी को दिखाया जाता है और ये माना जाता है कि जो कंडीशन है हमारी वो सब फेट की वजह से है। मतलब ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, हम ऑलरेडी डिस्टाइंड हैं। ठीक है, तो नेचर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है जो हमारी लाइफ में हो रहा है, और हम इससे उबर नहीं सकते। ये नेचुरलिज्म होता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। दिस नॉवल रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। ये सभी पॉइंट्स आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं। जब भी आप नॉवेल को पढ़ें, आपको हमेशा याद रखना है कैरेक्टर्स, उसका बैकग्राउंड, पब्लिकेशन ईयर और समरी आपको पता होनी चाहिए। थीम भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, इस नॉवेल के मेजर सिंबल्स आपको याद रखने हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर के पहले ऐड किए हैं ताकि आप नोट कर सकें। पहला है द टर्टल। ठीक है, टर्टल है जो कि परसिवरेंस का और सर्वाइवल का सिंबल है। जैसे कि माइग्रेंट्स जो लोग हैं, धीरे धीरे वो अपने जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर रहे हैं। वो अपने लाइफ की जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हटा रहे हैं, बिल्कुल टर्टल की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे माइग्रेंट की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल टर्टल की तरह है। जैसे टर्टल धीरे धीरे मूव करता रहता है, चाहे जितनी भी ऑब्स्टेकल उसके सामने आए, सेम एज माइग्रेंट्स भी मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रैप्स ऑफ रैथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे टाइटल की सिग्निफिकेंस पूछी जाएगी तो आपको ये याद रखना है। ओके, ग्रेप्स क्या होते हैं? ग्रेप्स क्या होते हैं? जैसे कलेक्शन में गुच्छा होता है ना, गुच्छा। रैथ क्या होता है? गुस्सा। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो माइग्रेट वर्कर्स हैं, वो एक समूह के रूप में उभर के आए हैं और उनके गुस्से को दिखाया गया है यहाँ पे, क्योंकि उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है और उनको कहीं ना कहीं सप्रेस भी किया जा रहा है। ठीक है, सो इट सिम्बलाइजेस द ग्रोइंग एंगर ऑफ ऑप्रेस्ड वर्कर्स। इस नॉवेल में आप देखते हैं लास्ट में फ्लड आ जाती है। फ्लड क्या दिखाती है? डिस्ट्रक्शन को दिखाती है, लेकिन रिन्यूअल एंड होप का भी सिंबल है। रोड, रोड बहुत इंपॉर्टेंट। रोड दिखा रही है यहाँ पे जर्नी, अनसर्टेनिटी और चेंज को। जिस रोड से सभी लोग कैलिफोर्निया जा रहे हैं उस रोड की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम सिंबल्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल सिंबल्स हैं, और स्टीनबेक इसमें इनजस्टिस, स्ट्रगल और होप को दिखाते हैं। इस नॉवल में ये सिखाया गया है दैट सफरिंग कैन लीड टू सोशल अवेकनिंग एंड यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैरेक्टर के माध्यम से आप इस चीजों को समझेंगे, कैसे मॉरल अवेकनिंग होती है, सोशल अवेकनिंग कैसे होती है।
द बैंक इज समथिंग मोर देन मैन इन इट्स द मॉन्स्टर। ये आपको लाइन याद रखनी है, ये लाइन बोली जाती है इस नॉवेल में, ठीक है। ये लाइन किसका सिंबल है? कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। कुछ कोटेशन मैं आपको समझा रही हूँ, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन है, इन द souls of the people the grapes of wrath are filling and growing heavy। तो ये की लाइन क्या दिखा रही है? ये लाइन दिखा रही है ग्रोइंग एंगर ऑफ ऑप्रेस्ड मासेस। ओके, ये दो लाइंस आपको याद रखनी है, क्योंकि पहली लाइन जो है वो बैंक की जो आप कह सकते हैं एक इनडिफरेंट एटीट्यूड है उसे दिखा रहा है, और दूसरे में ग्रैप्स ऑफ रेड टाइटल आया है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन है, मे बी ऑल मैन गॉट वन बिग सोल एवर बॉडीज पार्ट ऑफ। तो ये जिम कैजी की लाइन है, उनकी फिलोसफी ऑफ ह्यूमन यूनिटी को ये लाइन दिखा रही है। Whenever there is a fight so hungry people can eat, I will be there। तो यहाँ पे टॉम जोड अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं सोशल जस्टिस के लिए। ओके, तो ये 4 कोटेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहली 2 कोटेशन को आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। द बैंक इज समथिंग मोर देन मैन, इट इज द मॉन्स्टर। दूसरी है, इन द सोल्स ऑफ द पीपल द ग्रैप्स ऑफ रैथ आर फिलिंग एंड ग्रोइंग हैवी। ओके, third is maybe all men got one big soul over ever bodies a part of। Fourth is wherever there is a fight so hungry people can eat, I will be there। Okay, so now let's talk about the novel। It is a kind of short summary। Okay, this novel is a powerful social novel, and it was written by John Steinbeck and it was published in the year 1939। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए जिसको आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। ओके, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि इंट्रोडक्शन में क्या ऐड करें, तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं। ओके, दिस नॉवेल won the Pulitzer Prize in 1940 and Steinbeck later received the Nobel Prize in Literature in 1962। Set during the Great Depression and the Dust Bowl migration, the novel portrays the suffering of poor farmers displaced from Oklahoma and their struggle for survival in California। It is a landmark text of American realism and social protest literature। ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, सोशल प्रोटेस्ट लिटरेचर का एक लैंडमार्क एग्जाम्पल है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको इस नॉवेल को आपको एज अ सोशल प्रोटेस्ट नॉवेल दिखाना होगा, थीम बेस्ड जब पूछा जाएगा। So this novel is a powerful protest novel highlighting social injustice and dignity of the common man। Steinbeck portrays suffering realistically। इस नॉवल में स्टीनबैक सफरिंग को रियलिस्टिकली दिखाते हैं, वो एम्फसाइज भी करते हैं, होप को भी एम्फसाइज करते हैं थ्रू यूनिटी। यूनिटी के सभी फैमिली आप देखते हैं, जोड फैमिली यूनाइटेड होती है। ओके, जिसमें माँ जोट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पूरी फैमिली को यूनाइट करने में। फिर इसके बाद ये सभी लोग जब कैलिफोर्निया जाते हैं तो सभी वर्कर्स यूनाइट हो जाते हैं। सो दिस नॉवेल टीचेस दैट कलेक्टिव स्ट्रेंथ कैन चैलेंज ऑपरेशन। ओके, जितना भी वर्कर्स के साथ जो ऑपरेशन हो रहा था, जो उन्हें ऑपरेस किया जा रहा था, कलेक्टिव स्ट्रेंथ के माध्यम से चैलेंज किया जा सकता है। ओके, सो ये जो पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए, ये आपको इंट्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करेंगे, और इन सभी पॉइंट्स को आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट पे इंक्लूड करना है, या तो आप कंक्लूजन के पार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो पैराग्राफ है, इसे आप कंक्लूजन की तरह लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप चेंज करके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। डिस्कस द थीम ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड ह्यूमन सॉलिडारिटी। आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। द ग्रैप्स ऑफ रैथ written by John Steinbeck and published in 1939 is a powerful social protest novel set during the Great Depression। अब देखिए, ये एक ही आप देखते हैं सेंटेंस है, थोड़ा सा इसे कॉमा की मदद से इसको थोड़ा सा लेंदी किया गया है, लेकिन आप देखें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इसी तरह आपको आंसर लिखना है, टू द पॉइंट आपका होना चाहिए, कम शब्दों में आपको ज़्यादा चीज़ें बतानी है, ठीक है। जब भी आप नॉवेल लिखें, आपको हमेशा अंडरलाइन करना है, पैराग्राफ आपको समझना है कि पैराग्राफ कहाँ पे चेंज करना है। जब थॉट चेंज होगा तो आपको पैराग्राफ चेंज करना है। ओके, अब यहाँ पे जैसे ये लाइन है, इट वन द पुलित्जर प्राइज इन 1940 एंड स्टीनबैक लेटर रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1962। तो आप इस लाइन को कट भी कर सकते हैं,
यहाँ पे आप इतना बस लिख सकते हैं, विन द पुलित्जर प्राइज इन 1940, या आप इन सभी लाइंस को स्किप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाएंगे इंट्रो के। द नॉवल पोर्ट्रेज द सफरिंग ऑफ माइग्रेंट फार्मर्स डिस्प्लेस्ड फॉर ओक्लाहोमा ड्यू टू डस्ट बाउल एंड इकोनॉमिक कोलैप्स। Through the journey of George family, Steinbeck highlights the theme of social injustice and human solidarity. अब इस नॉवेल में माइग्रेंट वर्कर्स की सफरिंग को दिखाया गया है जो अपने प्लेस से, ओक्लाहोमा से डिस्प्लेस हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं वो? कैलिफोर्निया, ड्यू टू डस्ट बाउल एंड इकोनॉमिक कोलैप्स, जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे जॉर्ज फैमिली सेंटर में है। इनकी जर्नी के माध्यम से स्टीनबैक हाईलाइट्स द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड ह्यूमन सॉलिडारिटी। तो यहाँ पे सोशल इनजस्टिस और ह्यूमन सॉलिडारिटी के माध्यम से स्टीनबैक ने कई सारी चीजें बताई हैं जो 1930s के टाइम में, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में लोग फेस कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे अब आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि कैसे ह्यूमन सॉलिडारिटी रही है। सॉलिडारिटी मतलब होता है जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हो गए हैं इस बुरे वक्त में और सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट। द थीम ऑफ सोशल इंजस्टिस इज एविडेंट। एविडेंट मतलब स्पष्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल। तो अगर आप देखें तो इस नॉवेल की शुरुआत से ही सोशल इंजस्टिस स्पष्ट दिख रही है। द स्मॉल फार्मर्स आर फोर्स्ड ऑफ देयर लैंड्स बाय बैंक्स एंड लार्ज कंपनीज। जो भी छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उन्हें उनके लैंड्स को छोड़ने में मजबूर कर दिया गया है। और किसने मजबूर किया है? बैंक ने और बड़ी बड़ी कंपनीज ने। स्टीनबैक personifies द बैंक एज अ क्रूअल एंड अनकंट्रोलेबल फोर्स। जो मैंने शुरू में ही आपको बताई थी लाइन, ये आपको लाइन अपने आंसर में ऐड करनी है। द बैंक इज समथिंग मोर देन मैन, आई टेल यू इट इज द मॉन्स्टर। तो आप जब भी कोटेशन लगे कि लेंदी है तो आप हमेशा 3 डॉट्स का यूज करके यहाँ पे इट इज द मॉन्स्टर ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैन मेड इट मतलब मैन ने बैंक्स को बनाया, बट दे कांट कंट्रोल इट, लेकिन लोग बैंक को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट बैंक के लिए आया है। The quotation reveals how economic systems exploit ordinary people. इस quotation में ये रिवील किया गया है कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम ऑर्डिनरी लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। The farmers are treated as disposable labor. फार्मर्स को ऐसे लेबर के तौर पे ट्रीट किया गया है जिन्हें कहीं भी डिस्पोज किया जा सकता है। एंड देयर सफरिंग रिफ्लेक्ट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ कैपिटलिज्म ड्यूरिंग द 1930s। इन सभी फार्मर्स की जो सिचुएशन है वो 1930s के टाइम की जो कैपिटलिज्म की हार्श रियलिटीज है उसको रिफ्लेक्ट करती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ लिखा। इंट्रो आपको छोटा लिखना है, 4 से 5 लाइन का आपको इंट्रो लिखना है शॉर्ट में करके। अब यहाँ पे आपने आंसर स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से जो आपका ये पहला पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, बहुत लेंथी नहीं करना आपको। इस कोटेशन के साथ इसको खत्म कर देना, कंप्लीट कर देना है। ओके, और 2 लाइन में आपको इस कोटेशन को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है दिस कोटेशन रिवील्स। ओके, आपको लिखना है the economic systems exploit ordinary people. The farmers are treated as disposable labor. ओके, या आप इस लाइन को इग्नोर कर दें, द फार्मर्स आर ट्रीटेड एज डिस्पोजेबल लेबर, या आप लिख सकते हैं द फार्मर्स सफरिंग इज रिफ्लेक्टेड ड्यूरिंग द 1930s 1930s ग्रेट डिप्रेशन एरा। ठीक है, आप इसको अपने अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ओके, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। When the Zoot family migrates to California, जब Zoot family migrate करती है कैलिफोर्निया में, they face further exploitation, वो और exploitation face करते हैं। They are promised good wages, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखा था वहां पे वेजेस बहुत अच्छी दिखाई गई थी। एडवर्टीजमेंट इसीलिए न्यूज़पेपर में छपा ही था कि ज्यादा से ज्यादा लेबर्स होंगे तो वेजेस कम देनी पड़ेगी। लेकिन वहां पे जब ये लोग जाते हैं वेजेस अच्छी देखकर तो वहां पे उन्हें लो पे मिलती है। द माइग्रेंट्स आर कॉल्ड ओकीज, तो ओकीज बहुत ही डेरोगेटरी सेंस में बोला जाता है। एंड दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है, और उन्हें डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है। यहाँ पे वाइट जो लेबर होते हैं और ब्लैक लेबर, उसमें भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। Their poverty forces them to live in a miserable camps. इन सभी की पॉवर्टी जो पुअर सिचुएशन थी इसके कारण ये बहुत ही ज्यादा मिजरेबल कैंप्स में रहते हैं।
दे आर ऑफन हरास्ड बाय पुलिस अथॉरिटीज, और इन्हें पुलिस अथॉरिटीज हरास भी करती है। ओके, थ्रू दीज इंसिडेंट्स स्टीनबैक एक्सपोजेस द इनजस्टिस ऑफ सोसाइटी दैट वैल्यूज प्रॉफिट ओवर ह्यूमैनिटी। और इन सभी इंसिडेंट के माध्यम से स्टीनबैक एक्सपोज करते हैं इनजस्टिस। किसका इनजस्टिस? एक ऐसी सोसाइटी का जो प्रॉफिट को ह्यूमैनिटी के ऊपर वरीयता देती है, ठीक है, वैल्यू देती है। However, alongside injustice, Steinbeck emphasizes human solidarity as a source of hope. लेकिन इस injustice के साथ ही साथ स्टीनबैक इस नॉवल में ये भी एक्सप्लोर करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं ह्यूमन सॉलिडारिटी। ह्यूमन सॉलिडारिटी मतलब लोगों का एक दूसरे को सहयोग करना, ये एक सोर्स ऑफ होप है। जिसमें हम देखते हैं जिम कैसी, जो पहले एक प्रीचर था लेकिन अब उसने प्रीचिंग करना छोड़ दिया है। He believes in collective unity. He declares, maybe all men got one big soul, ever bodies a part of the, ये इन्हीं की लाइन है। ओके, द आइडिया प्रमोट्स ब्रदरहुड एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आइडिया जो है ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। द माइग्रेंट बिगिन टू रियलाइज, ये सभी माइग्रेंट धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू कर देते हैं। क्या रियलाइज करना शुरू करते हैं? दैट ओनली यूनिटी कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कि केवल यूनिटी उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकती है। टॉम जोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फर्दर हाईलाइट सॉलिडारिटी। टॉम जोर्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनके कैरेक्टर में, वो हाईलाइट करता है सॉलिडारिटी को। इंस्पायर्ड बाय कैजीज सेक्रीफाइस, कैजी जो सेक्रीफाइस करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। टॉम कमिट्स हिमसेल्फ टू द कॉज ऑफ सोशल जस्टिस, इनकी डेथ के बाद टॉम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, किसके लिए? सोशल जस्टिस के लिए। हिज पावरफुल स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस हिज न्यू आइडेंटिटी, और इनका एक स्टेटमेंट है जो इनकी न्यू आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है। क्या कहते हैं ये? Wherever there is a fight, so hungry people can eat, I will be there. कि जहां कहीं भी फाइट होगी हंग्री लोगों की, ताकि वो खा सके, उन्हें खाना मिल सके, मैं हमेशा वहां मौजूद रहूंगा। सो इस लाइन में टॉम रिप्रेजेंट करते हैं अवेकनिंग ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव स्ट्रगल। ओके, इनकी जो कॉन्शियसनेस अवेकन होती है उसे दिखाते हैं और कलेक्टिव स्ट्रगल को भी दिखाते हैं। ये आंसर थोड़ा सा लेंदी है, आपको शॉर्टन करना होगा जब आप आंसर लिखेंगे। पहले आपको आंसर पढ़ना है, समझना है, की पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में लिखेंगे और फिर उन्हीं की पॉइंट्स को आप पॉइंटर्स बना के आप आंसर लिखेंगे। आप चाहे तो हेडिंग बना के लिख सकते हैं, चाहे तो पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। हेडिंग वाइज बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव रहता है, अदरवाइज अगर आप पैराग्राफ में भी टू द पॉइंट आंसर लिखे तो भी अच्छा होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करना है, नॉवेल के नेम को अंडरलाइन करना है, पब्लिकेशन ईयर लिखना है। ओके, in conclusion, The Grapes of Wrath is a profound commentary on economic injustice and the power of unity. इस नॉवेल को हम कह सकते हैं कि ये एक profound deep commentary है, किस पे? Economic injustice पे and the power of unity पे। While Steinbeck exposes the cruelty of social systems, इस नॉवेल में हम एक तरफ देखते हैं कि Steinbeck सोशल सिस्टम की क्रुएलिटी को एक्सपोज करते हैं। ही ऑल्सो प्रेजेंट सॉलिडारिटी एज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, वो दूसरी तरफ सॉलिडारिटी को, जो ह्यूमन की जो यूनिटी है, उसे अल्टीमेट सॉल्यूशन के जैसे प्रेजेंट करते हैं। दिस नॉवेल टीचेस दैट कलेक्टिव स्ट्रेंथ कैन चैलेंज ऑपरेशन एंड रिस्टोर ह्यूमन डिग्निटी। ये नॉवेल क्या सिखाता है? कि कलेक्टिव स्ट्रेंथ चैलेंज कर सकती है, किसे चैलेंज कर सकती है? ऑपरेशन को, एंड रिस्टोर कर सकती है ह्यूमन डिग्निटी को। ओके, नेक्स्ट जो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द ग्रैप्स ऑफ रैथ एज अ सोशल प्रोटेस्ट नॉवेल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आज हम इस दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ पॉइंट सिमिलर ही मिलेंगे, तो सभी नॉवेल्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगी सभी वर्ग के लिए आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख लीजिए, जिसमें कुछ की पॉइंट सिमिलर ही रहे, बाकी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले से आप लिखे रहेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इंट्रो में क्या लिखा जाए। The Grapes of Wrath is a landmark social protest novel written by John Steinbeck and published in 1939. ये published वाला जो पॉइंट है आप यहाँ पे ब्रैकेट में आपको आगे लिखना है, ठीक है, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है, आपको साथ ही लिखना है। It is set during the Great Depression and portrays the tragic condition of migrant farmers displaced by dust bowl and economic collapse. ये पॉइंट मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया है। अब यहाँ आपको अंडरलाइन करना है सोशल प्रोटेस्ट नॉवेल, यहाँ पे पूछा गया, डिस्कस करना है आपको, चीजों को आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये इस लाइंस को आप कट कर सकते हैं,
जो यहाँ पे पुलित्जर प्राइज वाली जो लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कट कर सकते हैं। टू द स्टोरी ऑफ ज़ोर्ड फैमिली, Steinbeck exposes social injustice, economic exploitation and the need for human solidarity। ये आपकी थीम भी हो गई और सोशल प्रोटेस्ट में इन पॉइंट्स को इंक्लूड भी किया गया है, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। This novel reflects the mass migration from Oklahoma to California after banks repossessed farms। ये नॉवल क्या दिखाता है? मास माइग्रेशन। इसको आपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड किया है मैंने समझाने के लिए सिर्फ, लेकिन आपको इसको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। This novel reflects the mass migration from Oklahoma to California after bank repossessed farm। तो बैंक ने दोबारा से सभी के खेतों पे कब्जा कर लिया। स्टीनबैक प्रेजेंट द बैंक एज एन इनह्यूमन फोर्स। यहाँ पे स्टीनबैक ने बैंक को इनह्यूमन फोर्स के रूप में दिखाया है। द बैंक इज समथिंग मोर देन मैन। क्या बताया है? बैंक जो है वो मैन से ज्यादा ही कुछ, आप कह सकते हैं ज्यादा ही है। क्या है? इट इज द मॉन्स्टर। तो ये लाइन देखिए बार बार आ रही है, इसको आप अपने आंसर में ऐड करेंगे। This powerful metaphor highlights the cruelty of capitalist system that prioritize profit over people। ये जो पावरफुल मेटाफर है ये हाईलाइट करता है, क्या हाईलाइट करता है? कैपिटलिस्ट सिस्टम की क्रुएलिटी, जो कि प्रॉफिट को लोगों के ऊपर प्रायोरिटाइज करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हेडिंग है इसे आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं इस पॉइंट से आप लिख सकते हैं आप चाहे तो, क्योंकि यहाँ से आंसर की स्टार्टिंग हो जाएगी। इस हेडिंग को आप कट कर दीजिए, ठीक है। ओके। Thousands of farmers were evicted। हजारों फार्मर्स को इविक्ट कर दिया गया था, निकाल दिया गया था उन्हें, लीडिंग टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टारवेशन। ओके, स्टीनबैक रियलिस्टिकली पोर्ट्रेज दीज हार्श सोशल कंडीशन। स्टीनबैक इस नॉवेल में रियलिस्टिकली दिखाते हैं इन हार्श कंडीशन को, सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब ये देखिए, ये आप हेडिंग को लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे आपको आंसर लेंदी लगे आपको शॉर्टन करना है, जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगे उसको आप कट कर देंगे। इन सभी आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जब आप एक बार लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद होगी, सिर्फ पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा 2 से 3 बार उन्हीं पॉइंट्स को, तब आपको चीज़ें याद होंगी। कोटेशंस को आप एक अलग कॉपी में लिखें, मैंने कई बार आपको बताया है इन चीज़ों को। पॉइंटर्स को ज़रूर नोट करिए, हर नॉवल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको नहीं भूलना है, ठीक है। When the Zod family migrates to California, जब जोड फैमिली माइग्रेट होती है कैलिफोर्निया में, दे फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लोइटेशन। यहाँ पे सोशल प्रोटेस्ट नॉवल के पॉइंट से हमें ध्यान रखना है, लिखनी है चीजें। दे आर प्रॉमिस जॉब बट दे आर पेड एक्सट्रीमली लो वेजेस। उन्हें जॉब की प्रॉमिस तो की जाती है, लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें बहुत ही कम वेजेस मिलती है, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं, इतनी कम कि उनके पेट भरने को भी नहीं है। The migrants are insultingly called Okies and treated an outsider। इन ओक्लाहामा से जो भी आए थे माइग्रेंट वर्कर्स, उन्हें ओकीज बोला जाता है इंसल्टिंग वे में, और उन्हें आउटसाइडर समझा जाता है। स्टीनबैक शोज हाउ लार्ज लैंड ओनर्स मैनिपुलेट लेबर सप्लाई। स्टीनबैक क्या इस नॉवल में दिखाते हैं कि जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं वो लेबर सप्लाई को मैनिपुलेट करते हैं टू रिड्यूस वेजेस। कैसे मैनिपुलेट करते हैं? बहुत सारे एडवर्टीजमेंट निकालते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे काम है, आप आइए, और जब वो लोग वहां जाते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होने के कारण काम कम होता है, लेबर ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर लो वेजेस दिए जाते हैं। लोग मजबूरी में फिर उन कामों को करते हैं। हंगर, होमलेसनेस एंड पुलिस हैरेसमेंट इंटेंसिफाई देयर सफरिंग। इस नॉवेल में हंगर, होमलेसनेस एंड पुलिस हैरेसमेंट को दिखाया गया है, और इसके माध्यम से उनकी सफरिंग को कैसे इंटेंसिफाई किया गया ये दिखाता है। जो टाइटल है वो खुद ही सिंबलाइज कर रहा है किसको? ग्रोइंग एंगर को एमंग द ऑप्रेस्ड। यहाँ पे लाइन आप हटा सकते हैं, ठीक है। इन द सोल्स ऑफ द पीपल द ग्रैप्स ऑफ रैथ आर फेलिंग एंड ग्रोइंग हैवी। सो दिस लाइन सजेस्ट दैट इनजस्टिस विल इवेंचुअली लीड टू रेबेलियन। ये क्या दिखाता है कि अगर इनजस्टिस होगा तो फिर लोग इकट्ठे होंगे, वो रिबेल करेंगे। ग्रैप्स ऑफ रैथ यहाँ पे जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुई है उन्हें दिखा रहा है कि कैसे वो लोग सहते सहते कितना ज्यादा गुस्से से भर चुके हैं, ठीक है। तो इस लाइन को आप चाहें तो आप यहीं तक बस आंसर कर लिख के आप कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट वाली लाइन आप नहीं लिखें तो भी ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको हेडिंग डालनी होगी
theme of human solidarity. Despite suffering, the novel emphasizes unity and collective strength. इस नॉवल में हालांकि बहुत ज़्यादा सफरिंग है लोगों की, लेकिन यूनिटी और कलेक्टिव स्ट्रेंथ को दिखाया गया है। जिम कैसे प्रमोट करते हैं आइडिया ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो इस लाइन को आप दोबारा से आप पढ़ सकते हैं। मे बी ऑल मैन गॉट वन बिग सोल एवर बॉडीज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। इस नॉवल में जिम कैसी ने शेयर्ड ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया है। His philosophy influences Tom Zoad, who transformed from a self-centered individual into a social activist. तो जिम कैसी की जो ये फिलॉसफी थी शेयर्ड ह्यूमैनिटी की, उसने टॉम जोड को भी काफ़ी प्रभावित किया। शुरुआत में ये सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल होते हैं, बट ये धीरे धीरे लोगों के लिए अपने आप को डिवोट कर देते हैं। टॉम्स फाइनल डिक्लेरेशन एक्सप्रेशंस कमिटमेंट टू जस्टिस। वो क्या कहते हैं, जब कहीं भी जहां कहीं भी फाइट होगी, सो हंग्री पीपल कैन इट, ताकि हंग्री लोग खाना खा सके, आई विल बी देयर। सो दस वी कैन सी दैट solidarity becomes the only hope against oppression. Okay. In conclusion, we can say that The Grapes of Wrath is a powerful social document of the 1930s. Steinbeck combines realism with emotional depth to expose economic injustice and celebrate human यूनिटी। तो हम इस नॉवल में देखते हैं कि स्टीनबेक कैसे रियलिज्म के साथ इमोशनल डेप्थ को कंबाइन करते हैं। वो इकोनॉमिक इनजस्टिस को एक्सपोज करते हैं, ह्यूमन यूनिटी को सेलिब्रेट करते हैं। The novel teaches that while system may oppress individual, collective strength can restore dignity and hope. इस ये नॉवल क्या हमें सिखाता है कि हालांकि सिस्टम हो सकता है इंडिविजुअल को ऑपरेस करे, लेकिन कलेक्टिव स्ट्रेंथ के माध्यम से हम डिग्निटी और होप को रिस्टोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप बहुत सारे सोशल प्रोटेस्ट की अगर बात की जाए तो आप बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। आप उन इंसिडेंट को इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ है। ओके, एक पॉइंट हम और डिस्कस कर सकते हैं, इसमें के भी कुछ पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं सोशल प्रोटेस्ट में, ठीक है। इस आंसर को भी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रैप्स ऑफ रैथ इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रियलिस्टिक नॉवेल्स ऑफ द 20th century, set during the Great Depression. It portrays the economic hardship, unemployment, displacement faced by thousands of American farmers. ये आपको याद रखना है, एस लगाना है। स्टीनबैक कंबाइंस डॉक्यूमेंट्री रियलिज्म विद इमोशनल डेप्थ। इस नॉवल में स्टीनबैक डॉक्यूमेंट्री रियलिज्म को इमोशनल डेप्थ के साथ कंबाइन करते हैं टू डिपिक्ट द हार्श सोशल रियलिटीज ऑफ द टाइम। ओके, उस समय की जो भी हार्श रियलिटी जो लोगों ने फेस करी उसको दिखाने के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री रियलिज्म को इमोशनल डेप्थ के साथ कंबाइन किया है। अब यहाँ के कुछ पॉइंट्स आप सोशल प्रोटेस्ट नॉवल में भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, आपको क्वेश्चन देखना है क्या है, रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक कोलैप्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे बैंक्स ने लोगों के साथ ट्रीट किया है, वो एक मॉन्स्टर के रूप में उभर के आते हैं। कॉरपोरेट जो भी कंपनीज थी उन्होंने टेनेंट फार्मर्स को इविक्ट कर दिया, निकाल दिया, और इस तरह से बैंक को यहाँ पे अनकंट्रोलेबल फोर्स के रूप में दिखाया गया है, राइट। इन पॉइंट्स को मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो ये जो लाइन है ये रिफ्लेक्ट करती है इम्पर्सनल इकोनॉमिक सिस्टम को दैट वैल्यूड प्रॉफिट ओवर ह्यूमन लाइफ। ओके, फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड, आइडेंटिटी एंड लाइवलीहुड। दिस फोर्स देम टू माइग्रेट वेस्टवर्ड। ओके, माइग्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब इस पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं एज व्हेन यू राइट द आंसर ऑफ द ग्रैप्स ऑफ रैथ एज अ सोशल प्रोटेस्ट नॉवल। The journey from Oklahoma to California mirrors the historical Dust Bowl migration, जो कि 1930s के टाइम में होता है। Migrants lived in poverty, starvation and uncertainty. Uncertainty इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि अगले पल क्या होगा उनकी लाइफ में, उनको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको काम होगा या नहीं होगा, उनका मतलब उनको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। वो अपनी लाइफ के लिए बहुत अनसर्टेन थे। On reaching California, they faced discrimination and were called Okies. Steinbeck shows how labor supply was manipulated to lower wages. Okay, ये quotation काफी important है। They breed profit, they eat the interest on money. This line highlights capitalist greed
This novel also includes intercalary chapters that provide a broader social picture, making it almost documentary of the depression era. ठीक है, तो ये पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हैं, यहीं तक आप लिख लें तो ही सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन सफरिंग एंड सर्वाइवल। ह्यूमन सफरिंग एंड सर्वाइवल। द नॉवेल डिपिक्ट्स हंगर, डेथ एंड डिस्पेयर। हंगर, डेथ एंड डिस्पेयर, येट इट ऑल्सो शोज रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब वो फाइट बैक करते हैं। इस नॉवल में सभी कैरेक्टर्स जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो हंगर, डेथ और डिस्पेयर को फेस करते हैं, लेकिन वो फाइट बैक भी करते हैं। द माइग्रेंट्स फॉर्म कम्युनिटीज एंड शेयर रिसोर्सेज। ये सभी माइग्रेंट्स एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं और वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। Through realistic dialogue and detailed description, Steinbeck captures the psychological and economic trauma of the 1930s. इस नॉवल में हम देखते हैं साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक ट्रामा को दिखाया गया है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एंड रियलिस्टिक डायलॉग के माध्यम से। ओके, तो अब कंक्लूड करिएगा आप। द ग्रैप्स ऑफ रैथ, 10 वर्ड जो है वो कंक्लूजन दिखा रहा है। टू सम अप, टू कंक्लूड, 10, ये सब आपको लिखने हैं, इनमें से कोई भी वर्ड। as a realistic social document of the Great Depression. By blending factual background with fictional narrative, Steinbeck exposes injustice while highlighting endurance. तो injustice वाला जो है एज ए सोशल injustice वाला जो आंसर है उसमें आप ये वाला कंक्लूजन लिखें तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जो अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें आप ये वाला कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं, ये काफी अच्छा कंक्लूजन है। पिछला वाला थोड़ा सा सोशल जो लोगों की ह्यूमन सॉलिडारिटी की बात वहां पे कर दी गई है, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए वो कंक्लूजन, पर आप इसे लिखें तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, so this was all for today. And I discussed 3 questions that were related to the grabs of breath and that were frequently asked in previous examination. So this was all for today. Thank you so much. Take care. We will meet again in the next class.